कि हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करूंगा और योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा तीखा बयान है, कुछ ज्यादा ही तीखा बयान है ये तो। हम जो कहता हूं सच कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं और कभी मैं गलत न बोला हूं, न गलत करता हूं, न करने की किसी को सलाह देता हूं। ऊपर हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। हमारे पास पोपलैंड है हम उसी पे उनका बुलडोजर लाद लेंगे आपकी आपकी ये जो चहलबाजी है, योगी आदित्यनाथ का तापमान बढ़ा देती है, तभी वो मई जून में शिमला वाली बातें करते। नहीं, वो उन्होंने जो तापमान बढ़ाया, हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों से कहा कि नौजवानों, यदि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, जबकि ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कि उन्होंने ये भाषा बोली, आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने नौजवानों से कहा कि आए नौजवानों, सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ, हम भर्ती निकाल देंगे। योगी बाबा का चरित्र ठीक है कहा, उनके चरित्र में कैसे बात है? क्या जिस दिन शपथ ले उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमा वापस किया। हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल वाला मंत्री कहते हैं, हम स्टूल वाले डिप्टी सीएम है। पूरे प्रदेश में पिछड़ों की उत्थान किया केशव, इतना उत्थान किया कि पिछड़ों को स्टूल पर बैठा दिया और 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा लूटा गया। जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो काट लेते भजपैया सब। पिछड़ों के जितने नेता हैं, दलितों के सब लोडर हैं वहां, किसी की कुबत नहीं कोई बोल दे। आपने बड़े शान के साथ मंत्रिमंडल में शपथ ली थी उनके साथ। तो शपथ ली थी तो डंडा लेके खड़ो भी थे हमने कभी शुरू किया पहले कैबिनेट में, थोड़ा हमने देखा कि यहाँ क्या होता है, पहली बार गए भी थे, लेकिन जब वहां देखा कि यहाँ तो बड़ी गड़बड़ बा। अब 7 लाख बच्चे, 17-18 में 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, 700 करोड़ बजट और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति की, उनको भी 700 करोड़। उसी दिन से योगी जी से हमारी ठन गई। हमने कहा कि नहीं, इनको बजट पूरा दो। जब 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग को आप दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 लाख बच्चों को भी 700 करोड़ क्यों दे रहे हो? छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। वहीं से द्वंद्व शुरू हुआ और अंत तक द्वंद्व होता रहा। जब देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली बस योगी बाबा, इनके 2 चेले हैं, एक नवनीत सहगल, एक अवनीश अवस्थी, यही 2 हैं और तो कुछ है ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ सीटें गड़बड़ कम पै गई तो बीजेपी राजभर की पार्टी तोड़ लेगी। उसके औकात नहीं है, बीजेपी के पास वो औकात नहीं है जो राजभर के तोड़ दे। हम उनको तोड़ देंगे, दिखाया ना, कहा था 2 महीना पहले चुनाव आचार संहिता के पहले 1.5 दर्जन मंत्री चापूगा बटुर के आएंगे, देखिएगा। जब चापे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा चौहान, 1.5 दर्जन विधायक जब इधर आए, तब से भाजपा पगलाई गए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये अभी आपने जो इंटरव्यू देखे ओपी राजभर जी के, ये तब के हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे। तो मैं जिले जिले में जा रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, संवाद कर रहा था। तो उस दौर में मैंने ओपी राजभर जी को भी फोन किया और मुझसे बोले कि मैं किसी गांव में मिलता हूं आपको 7:30 बजे के आसपास। तो मैं गांव में पहुंचा और उसी समय उन्होंने एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला, वो तेज तर्रार पत्रकार है, उनको टाइम दिया था। तो मैंने और सौरभ ने साथ साथ इंटरव्यू किया। पहले सौरभ ने किया, फिर उसके खत्म होने के बाद इंटरव्यू मैंने किया। उसी दौर की मैं एक आपको मजेदार वाक्य बताता हूँ। आपको राजनीति को समझना चाहिए, अमित शाह और योगी के क्या रिश्ते हैं ये समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता है, नाम है धनंजय सिंह, आप सब जानते होंगे, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, बहुत तेज तर्रार और बाहुबली हैं, डंका बजता है उत्तर प्रदेश में उनका। तो वो जौनपुर से चुनाव लड़ रहे थे। तो जौनपुर धनंजय सिंह की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई थी, और इंपॉर्टेंट सीट इसलिए हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट चाह रहे थे पहले। और बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ भी मूड में थे कि भाई ये किसी तरह सहयोगी दल को दे दिया जाए धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की। अगर सीधा बीजेपी में धनंजय सिंह आ जाएंगे तो छवि खराब होगी। लेकिन अमित शाह राजी नहीं हुए, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता था कि धनंजय सिंह के और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक इन द सेंस में कि धनंजय सिंह मठ में जाते रहते हैं और वो सम्मान भी करते थे योगी आदित्यनाथ का। तो इस दृष्टि से धनंजय सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट सीट हो गई थी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे। नीतीश से बातचीत हो गई थी, फिर नीतीश के साथ थे शायद वो।
तो उस समय में मैंने बनारस में रुका हुआ था, बनारस कवर कर रहा था, मोदी जी आए थे। उसके बाद में मैंने उनको फ़ोन किया धनंजय सिंह को कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो बहुत व्यस्त थे, मुझसे रात के 12 बजे फ़ोन आया कि भैया अब फ्री हो पाया हूँ, घर पहुँचते-पहुँचते 1 बज जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जो बनारस से चलता हूँ, मैं भी पहुँचता हूँ। तो मैं रात के लगभग 1:30 बजे उनके घर पहुँचा। तो बाहुबली हैं और 40-50 बंदूक, राइफ़लें और तरह-तरह के हथियार और बड़ी भीड़ रात के 2 बजे। बोले देख लीजिए अभी आया हूँ। तो हमने रात के लगभग 2 बजे के 1:30 से 2 बजे के बीच में रात को इनका इंटरव्यू किया। खाना भी उन्होंने खिलवाया, बढ़िया खाना भी खिलवाया। तो उस इंटरव्यू में मैंने कुछ बढ़िया बातें उनसे पूछी। मैंने कहा आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और दावा करते हैं आपकी योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री बनाएँगे। तो ये कैसे संभव है? तो धनंजय सिंह बोले कि हमारी आस्था है वहाँ पे मठ में हम जाते हैं। हम यहाँ के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ हैं, लेकिन आप कुछ तय करके समझिए कि अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, हम उनको बनाएँगे। अब ये मेरे लिए बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू था। एक तो धनंजय सिंह का बाहुबल ऐसा है, आज तक और एबीपी सारे चैनल उनका इंटरव्यू कर चुके थे। तो उनका इंटरव्यू सुनना चाहते थे लोग, एक बाहुबली हैं वो। और दूसरा उन्होंने जो बातें करी कि हम बीजेपी के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएँगे। तब तक ये बातें चलने लगी थी कि अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ के 36 के आंकड़े हैं, आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बल्कि ये भी बात चल रही थी कुछ सीटें कम रह गई या बिल्कुल बराबर आईं तो दिल्ली दरबार किसी और को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। ये सब बातें हवा में तैर रही थी। तो मैं रात को लौटा, बज गए मेरे को लौटते-लौटते 3:30-4 बज गए थे। मेरा वीडियो एडिटर योगेश मेरे साथ था। हम लोगों ने फिर रात में ही वो पूरा इंटरव्यू धनंजय सिंह का तैयार किया और सुबह 5 बजे लगा दिया। पूरी रात जग के हम लोगों ने काम किया। मुझे क्या थी कि धनंजय सिंह का जैसे इंटरव्यू वायरल हुआ, तब तक अमित शाह का जौनपुर में आने का कोई कार्यक्रम नहीं था। जैसे इंटरव्यू वायरल हुआ, मुझे बताया गया कि जो बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू अमित शाह को भेजा कि देखिए धनंजय सिंह हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे और कितनी खराब बात है कि भाई हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे वो बाद में मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारा माहौल खराब हो रहा है। तो अमित शाह का कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ जौनपुर आने का, लेकिन उस इंटरव्यू को भेजने के बाद अचानक अमित शाह ने अपना दौरा लगाया जौनपुर को और कहा कि ये जितने बचे कुछ माफिया हैं सरकार बनने के बाद हम इनको ठीक कर देंगे। मतलब सीधा सीधा ये था, इशारा ही था कि भाई अगर आप कह भी रहे हो कि हम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे करीब तो हम आपको ठीक कर देंगे। तो ये पहला संकेत था जिससे ये साफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं अमित शाह के और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी है। अब मैं दूसरी घटना बताता हूँ आपको। मैं वहां से फिर मैंने राजभर जी का इंटरव्यू लाइन अप किया और फिर मैं वहां से गाजीपुर गया। वहीं पड़ोस में मुख्तार अंसारी के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे और मुख्तार अंसारी आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ के ब्रांड हैं। ये ब्रांड इसलिए कि अतीक अहमद, आजम खां, मुख्तार अंसारी, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको ठिकाने लगाकर आज योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी हिंदुत्व वाली बहुत बड़ी छवि बनाई है। जो हिंदू वोट बैंक है वो ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम से जो मुस्लिम माफिया हैं उनके दिमाग ठीक हो गए, एक मैसेज है। तो मुख्तार अंसारी बहुत परेशान थे, जेल में आ गए थे, पंजाब की सरकार से ले आए थे और लोग कह रहे थे कि एनकाउंटर ना करा दें। बुलडोजर चुनाव चिन्ह योगी आदित्यनाथ इस्तेमाल कर रहे थे, अपने संग हेलीकॉप्टर में बुलडोजर लेके चलते थे। तो मुख्तार अंसारी ब्रांड थे, ब्रांड इन द सेंस उनका नाम ले लेके योगी आदित्यनाथ को झोला भर भर के लोग पसंद कर रहे थे। तो मैं गया मुख्तार अंसारी के बेटे का इंटरव्यू करने। अखिलेश यादव चाहते नहीं थे कि मुख्तार अंसारी से डायरेक्ट कोई रिश्ता दिखाई दे, बल्कि वो चाहते भी नहीं थे लड़ें, लेकिन ओपी राजभर अड़ गए। बोले एक ये सीट हमें दे दीजिए क्योंकि ये सीट पर जब हम लड़ाएंगे तो हमें कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, कुछ ताकत मिल जाएगी मुख्तार अंसारी के आने से। तो वो सीट ओपी राजभर के खाते में छोड़ दी गई और जब ओपी राजभर के खाते में छोड़ दी गई तो मुख्तार अंसारी ने बताया जाता है कि बहुत बड़ी आर्थिक फायदा ओपी राजभर को पहुंचाया। और उस दौर में जब ओपी राजभर मुख्तार अंसारी से मिलने जेल जाते थे तो जगह जगह उनकी गाड़ी भी चेक कराई गई और परेशान किए गए या आरोप कई बार लगाए। तो जब मैं मुख्तार अंसारी के बेटे से मिलने अब्बास अंसारी से गया, उसका इंटरव्यू किया मैंने, तो अब्बास ने कहा कि ओपी राजभर तो हमारे लिए बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह आए हैं और उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी है, हम जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। और अब्बास अंसारी ने जोश में आके, सरकार बनती लग रही है ऐसा जोश में आके अफसरों के खिलाफ कोई बयान भी दे दिया था कि अफसरों के तबादले नहीं कराएंगे, उनके दिमाग ठीक करेंगे हम यहाँ रखकर। तो इस तरह का वो जो बयान था वो भी बहुत वायरल हुआ था, लेकिन बाद में उसी बयान के चक्कर में अब्बास अंसारी को जेल जाना पड़ा। आखिर में चुनाव हुआ, अब्बास अंसारी जीत गए। मतलब मुख्तार अंसारी का बेटा पहली बार विधानसभा में जब उसने चरण रखे, अपने पैर रखे, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका ओपी राजभर की थी।
ओपी राजभर मुख्तार अंसारी के बेटे को विधानसभा तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका में आ गए। जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कमेंट किए थे वो योगी आदित्यनाथ के दिल में चुभ गए कि मैं जहाँ पे भीख मांगते हैं ट्रेनिंग दी जाती है मैं उस मठ में भेज दूंगा और किनारे लगा दूंगा, ठिकाने लगा दूंगा। उनके चरित्र पे योगी आदित्यनाथ के सवाल उठाए थे ओपी राजभर ने। और सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, वो जल्दी मैनेज होते नहीं हैं। तो जब ओपी राजभर के ये सब बातें थी तो योगी आदित्यनाथ को बहुत बुरा लगा। उसके बाद सरकार बन गई, सबने देखा। उस सरकार बन गई तो ओपी राजभर को लगा कि अब 4 साल तक का संघर्ष है, कोई उम्मीद है नहीं, तो उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आने की कोशिश करी। अमित शाह से फिर मुलाकात हुई, फोटो वायरल आप देख ही रहे हैं। ये ओपी राजभर की एंट्री 6 महीने पहले ही हो जाती बीजेपी में, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं, मेरे को स्वीकार नहीं है। उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी का बेटा चुन के विधायक आया है, हम क्या मुंह दिखाएंगे जनता को कि मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी में है वो एनडीए का हिस्सा है। तो मुझे योगी आदित्यनाथ के सहयोगी बहुत सारे लोगों ने बताया, मेरे उनके जो करीब से जानते हैं, कि इस बात का योगी आदित्यनाथ का कड़ा विरोध था कि मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी में है हमें उससे गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ एक पार्ट। अब मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली में कुछ मेरे को बहुत अच्छे राजनीति से जुड़े हुए लोग मिले और एक सीनियर जर्नलिस्ट मिले। उन्होंने मुझसे जो कहा वो मैं आज आपको उसी विषय पे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है कि अमित शाह का ऑपरेशन प्लान यूपी क्या है? मैंने कहा ये क्या, समझा नहीं मैं। ऑपरेशन प्लान ये है कि हम सारी सीटें जीतेंगे? बोले नहीं, ऑपरेशन प्लान ये है कि योगी जी को किनारे करना है। मैं कहा यार ये हर बार विधानसभा चुनाव में भी ऐसी बातें होती हैं, फिर लोकसभा में भी आ गई। बोले नहीं, इसके आगे भी कुछ है। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपको क्या लगता है अगर दोबारा 300 प्लस सीटें एनडीए की आ जाए, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बची रहेगी? अगर मोदी जी फिर इतनी ताकत में आ गए, अमित शाह फिर इतनी ताकत में आ गए, तो ये जो पिछले दिनों में जो मनमुटाव हुआ है उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ आराम से मुख्यमंत्री पद संभाल लेंगे? इससे मैं थोड़ा चौंका। मैं कहा मुझे भी लगता है कि अगर सीटें 300 के आसपास आ गई एनडीए की, हालांकि उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन आ गई तो योगी आदित्यनाथ को सरकार दिल्ली दरबार आसानी से नहीं चलाने देगा। और मैंने उनसे कहा मुझे ये भी लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा नहीं होते, अगर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का इतना बड़ा ब्रांड नहीं होते, तो अब तक दिल्ली दरबार उनको निपटा चुका होता। ये भी मेरे को अंदाजा है। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बन गए, हिंदुत्व का ब्रांड बन गए, तो अब लोकसभा चुनाव में जब कई राज्यों में हालत पतली है बीजेपी की, महाराष्ट्र में कितनी तकड़म कर लियो, लेकिन फिर अजीत पवार शरद पवार के साथ मिलने पहुंच जाते हैं, तो क्या हाल होगा, महागाड़ी कितनी मजबूत होगी कह नहीं सकते। महाराष्ट्र के बाद बिहार है, बंगाल है, कर्नाटक है, ये वो राज्य है जहाँ बीजेपी की हालत पतली है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। योगी आदित्यनाथ इतने जिद्दी, अगर आपने उनसे कहा कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, हम यहाँ कोई पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री बना लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ मठ में चले जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के। ये दिल्ली भी जानती है। और योगी आदित्यनाथ के मठ में जाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 10-15 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। अब दिल्ली को समझ नहीं आ रहा, अमित शाह ही वो नेता हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका अदा करी, मतलब सबसे बड़ी भूमिका थी अमित शाह की। अब वो योगी आदित्यनाथ गले की हड्डी बन गए हैं, शेर की वो सवारी हो गए। तो मेरे उस मित्र ने कहा कि आपको पता नहीं होगा कि आईबी ने एक रिपोर्ट दी है, और वो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 30 और 35 सीटों के बीच पर अटक जाए। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों चाहेंगे? मुख्यमंत्री है, बदनामी उनकी नहीं होगी। मान लीजिए 30-35 सीटें पे अगर वो रुक गई बीजेपी, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए सीटों को नुकसान हो गया, लोकप्रियता कम हो रही है। तो उस मित्र ने कहा कि आप ये भी समझिए, थोड़ा राजनीतिक दिमाग लगाइए कि अगर बहुमत इतना आ गया और मोदी जी फिर बन गए, तो योगी आदित्यनाथ के लिए ज्यादा परेशानी पैदा हो जाएंगी। और इस बार अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने या सरकार बीजेपी की नहीं बनी, तो अगली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ होंगे। तो उस मित्र ने जो एक लाइन कही कि 2024 में बीजेपी की हार योगी आदित्यनाथ का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगी, और 2024 में भाजपा की जबरदस्त जीत योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कैरियर में परेशानी पैदा करेगी। तो ये एक नया उसने गणित समझाया। और मेरे को भी कुछ कुछ चीजें, जब ऑपरेशन ओपी राजभर हुआ, ओपी राजभर आए, लालजी चौहान, दारा सिंह चौहान आए, तो ये दारा सिंह चौहान की एंट्री, ये ओपी राजभर की एंट्री सीधे अमित शाह के यहाँ हो रही है। और इन नेताओं को योगी आदित्यनाथ नहीं पसंद करते।
तो फिर ये बात समझ में आ रही है कि क्या उत्तर प्रदेश की कमान अब अमित शाह ने संभाल ली है? क्या अमित शाह को अब योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा नहीं रह गया है? क्या मेरे वो मित्र ठीक कह रहे थे कि कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कुछ सीटों को नुकसान हो जाए, सरकार अटक जाए? मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी में रह के ऐसी बात कौन कर सकता है। लेकिन लेकिन जब ओपी राजभर आ रहे हैं, जब दारा सिंह चौहान आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं है, ट्वीट नहीं है, तो ये कुछ बातें संशय पैदा करती हैं। सुनील बंसल की योगी आदित्यनाथ की पटती नहीं है, सब जानते हैं। सुनील बंसल को पिछले दिनों फिर उत्तर प्रदेश भेजा गया, उन्होंने मीटिंग ली, संगठन को देखा। तो क्या अमित शाह कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका सिर्फ मंचों तक, भाषण तक सीमित हो जाएगी? लोकसभा की जो लिस्ट बनेगी, क्या वो योगी आदित्यनाथ की मर्जी से नहीं बनेगी? और अगर नहीं बनेगी तो क्या योगी आदित्यनाथ खामोश रहेंगे? ओपी राजभर की एंट्री के बाद योगी आदित्यनाथ जो हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने एक माफियाओं को ठीक कर दिया, वो इनडायरेक्ट वे में इशारा करते हैं कि भाई मुख्तार अंसारी ठीक हो गए, अतीक ठीक हो गए। तो जो मुख्तार अंसारी ब्रांड हैं, अब योगी आदित्यनाथ किस मंच पे, किस मुंह से कहेंगे कि मुख्तार अंसारी का बेटा हमारा सहयोगी है? अब एक योजना बीजेपी बना रही है, अगर योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पे ज्यादा भड़केंगे तो शायद ओपी राजभर से कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को समझाओ, पार्टी से अभी फिलहाल बेटे को निकाल दो। लेकिन एक, अगर मुख्तार अंसारी को राहत लेनी है, ओपी राजभर से कहा गया जो राहत मुख्तार अंसारी को लेनी है, तो ये सुनिश्चित करो कि वो गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार मनोज सिन्हा ने बहुत ज्यादा विकास किया था गाजीपुर का। गाजीपुर के विकास करने के बावजूद मनोज सिन्हा हार गए थे, बाद में उनको गवर्नर बनाया गया। तो इस बार जो गाजीपुर है, जो मऊ है, जो इनके लोकसभा क्षेत्र में ओपी राजभर के प्रभाव में आने वाली सीटें हैं, गाजीपुर, मऊ, घोसी, इन सीटों पर जो समीकरण बन रहा है वो ये है कि इस बार अंसारी बंधु एक्टिव भूमिका में ना रहें, बदले में उन्हें राहत मिल जाएगी। जो डर है, कभी जो मुख्तार अंसारी की मदद करता है उसको हटा दिया जाता है। मैंने बात करी थी, एक लाइव शो कर रहा था, तो मैंने, पत्रकार है राशिद, उनसे बात की, तो राशिद ने भी इसी लाइन पर मुझसे बात करी। बोले भाई मैं योगी आदित्यनाथ को पसंद करता हूँ, स्टेट आदमी है, बेईमानी का दाग नहीं है, लेकिन अब ये जो राजभर वाला मामला है, दिल्ली अगर अटकेगा तो फिर योगी भी अड़ जाएंगे। क्या कहा राशिद ने, सुनिए जरा, ये इस बात की गंभीरता, गहराई सोचिए, वो एंगल वही है जो मैं बता रहा हूँ। सुनिए राशिद को। मैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में श्योर हूं, जो मेरी आज तक का जो थोड़ा सा आकलन है, मैं पर्सनली उस चीफ मिनिस्टर को पसंद करता हूं। मैं आज आपको ये बता देता हूं, मैं इसलिए पसंद करता हूं कि 5 रुपए की चोरी का कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जबान पे वो दिल में है, और बदमाशी किसी भी प्रकार की थी, ये बात अलग है कौन सा वर्ग आज कर रहा, कौन सा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उन्होंने मेरे ही घर की सफाई कर दी है तो मैं तो उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूं। अगर मुस्लिम समाज की सफाई भी उन्होंने कर दी है बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए, तो जाने अनजाने में उनसे बहुत अच्छा काम हो गया। कि यहाँ पर जो मेरे घर की तो सफाई हुई ना, फिर कोई दूसरा आएगा उनके घर की सफाई कर देगा, सफाई तो हुई ना। तो मुझे इसलिए पसंद है। तो मुझे उनकी राजनीति के बारे में थोड़ा सा जो छोटा सा मेरा आकलन है, वो आदमी वाकई मुद्दों की और कमाल की राजनीति करते हैं। ये हाई कमान से कुछ भी हो जाए वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में अपने आप को वो करेंगे। उन्होंने देखे ए.के. शर्मा जी का क्या हाल किया उन्होंने, वो तो साफ दुनिया को पता था कहां से आए, कौन आए हैं, वो डिगे नहीं वो आदमी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए प्रोग्राम से थोड़ा अलग है, चेहरे से पता चल जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले गोरखपुर में थोड़ा सा उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का जो अंदाज है आपको मालूम है, कैमरा के सामने आना, इस स्टाइल दिखाना, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अगर अपनी 5-7 फिल्में बनवा लें, जैसा कि वो डेरा सच्चा सौदा वाले ने बनवाई थी, तो उनके तमाम जो जौहर है ना अंदर के जो हैं वो सब निकल जाएंगे। तो वो क्या है कि एक बार दिल से निकल जाए तो फिल्म बन गई, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। उसे पूरी दुनिया में रिलीज करा दें और अपने आप ही उसके अंदर कर लें, तो उनका जो वो कैमरे का प्यार है वो खत्म, मैं समझता हूँ थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा। लेकिन वहां साथ में चल रहे थे योगी आदित्यनाथ जी। संजय जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये जिक्र मैं अपने दोस्तों में भी कर चुका। वो आदमी, एक निरंकार शब्द सुना आपने, निरंकार वाला शब्द जो था ना उनके चेहरे पर था। उस आदमी के बात करते हुए, उस शख्स की बात करते हुए जब वो बात करते हैं, मैं भी यहाँ पे मेरठ में भी आया है, अभी 3 दिन पहले भी यहाँ पर मौजूद थे। वो राजनीति अलग है, उनके एथिक्स से, उनके सिद्धांत से
अगर कोई चीज सीधे सीधे टकरा गई तो मैं आपको सच बता रहा हूं, वो अपने होने का एहसास भी दिला देंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। तो अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी को आप किसी फायदे के लिए लेकर आ जाइए, लेकिन जब उनके सामने आएगी तो वो उसको धड़ाक से काट देंगे, चाहे अमित शाह लेकर आ जाए उसे, चाहे महामहिम ले आए। ये मुझे उम्मीद है, और भविष्य में मुझे थोड़ा सा ऐसी उम्मीद उनके अंदर दिखती भी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात तो ये है कि इन लोगों को अब ये क्या कह सकते हैं, जेल में जिस प्रकार की जिंदगी गुजार रहे हैं ये भी राजी हो जाएंगे, क्योंकि वक्ती तौर पे इन्हें पता कि नसदबी हुई है। तो इनको थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे, ये ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, हो जाएगा। कभी आप थोड़ा सा चुप बैठो। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी हैरत है और शर्मिंदगी भी है कि मैं उस देश का नागरिक हूं, उस सूबे का नागरिक हूं जहां पर ओपी राजभर जैसे नेता। तो ये तो राशिद, तो ये भी वही लाइन कह रहे थे कि अगर आप मुख्तार अंसारी के बेटे की एंट्री करना चाहेंगे, अगर आप मुख्तार अंसारी के बेटे को शामिल करना चाहेंगे, तो योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन तैयार होगा? वो गठबंधन सामने वाला नहीं होगा, नाराजगी वाला होगा। ये बातें बहुत टिपिकल है। आज मैं आपको ओपी राजभर का वो पूरा इंटरव्यू सुनाना चाहता हूँ। मेरे मित्र हैं ओपी राजभर जी, मेरे ऑफिस भी आए थे चुनाव के बाद में, ऑफिस में भी इंटरव्यू दिया था उन्होंने मेरे को, और अच्छे बात करते हैं, मुझे वो पसंद है क्योंकि वो बहुत खरी खरी और मजेदार बातें करते हैं, किसी भी पत्रकार को जो अच्छी लगती है। तो चुनाव के समय में जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू सुनिए, पूरा इंटरव्यू, मजा आएगा आपको। और योगी जी को वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। हमारे पास पोपलैंड है हम उसी पर उनका बुलडोजर लाद लेंगे उन्होंने ये भाषा बोली, अरे नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने नौजवानों से कहा कि अरे नौजवानों, सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ, हम भर्ती निकाल देंगे। दो बड़े माफिया हैं, एक मुख्तार अंसारी, एक धनंजय सिंह, जो ब्रजेश सिंह के गुट में हैं। तो आपके दोनों चेहरे, तो दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करा देते? ऐसा बाना आपसे बताएं सच, दोनों दोस्त हैं दोनों। वो सब धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी दोस्त हैं? सब दोस्त हैं। भीतना जितना काम है ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, सब भीतना जितना काम होता देश में ना, सब मिल के करते हैं। तो जनता का जानी, जिस बेचारे के पास मैं मिनिस्टर बना जब, तो मैंने देखा कि जकरे आंख बा, हाथ बा, मुंह बा, नकुला बा, कान बा, ओके 500 पेंशन मिलता। जे बेचारे के ना हाथ बा, ना आंख बा, ना नकुला बा, ना मूड़ी बा, ओके 300। पहला चापे हमके खबरदार, हवा 500 इतना उत्थान किया कि पिछड़ों को स्टूल पर बैठा दिया। और 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा लूटा गया। जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो काट लेते भजपैया सब। पिछड़ों के जितने नेता हैं, दलितों के सब लोडर हैं वहाँ, किसी की कुबत नहीं कोई बोल दे। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पूर्वांचल का इलाका है, बड़ा गर्म इलाका है। बुलडोजर की चर्चा यहीं के, इसी आसपास के इलाके की योगी आदित्यनाथ करते रहते थे। और योगी आदित्यनाथ को गर्म किया था एक नेता ने, और उस नेता ने किया जो कभी योगी आदित्यनाथ का बड़ा चहेता था, उनके मंत्रिमंडल में शामिल था, और लेकिन अपने मंत्रिमंडल में शामिल रहने पे भी चुहलबाजी करते रहते थे, योगी जी का तापमान बढ़ाते रहते थे। और जब चुनाव शुरू हुआ तो दो गुजराती ठग, ये लाइन कह के उन्होंने सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई हमला नहीं करता। लेकिन तब बड़े संशय में थे लोग, और ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनको अखिलेश यादव के पास भेजा है, जिससे चुनाव से पहले फिर पलटी मार जाएंगे। लेकिन सारी धारणाएं गलत हुई, और इस नेता ने कम से कम पूर्वांचल में माहौल बना दिया। बात कर रहा हूं मैं ओपी राजभर जी की। आप जानते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और ये मैं उनकी विधानसभा में बैठा हूं, जहूराबाद विधानसभा है। मजे की बात यह है कि अकेले नेता हैं जो अपनी चुनाव विधानसभा में प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक नया प्रयोग है कि साहब आसपास के जिलों में प्रचार करो, अपनी विधानसभा में क्या प्रचार करना। कॉन्फिडेंस लेवल गजब का। और पूरे चुनाव में हम पत्रकारों के लिए अगर कोई मार्केटिंग का नेता है ना, तो ओपी राजभर है। इनसे बात करो, इनका हर डायलॉग, इनकी हर चीज़ काम भर की पत्रकारों को बिकती है। बिकती इन द सेंस कि मेरे दर्शक देखना चाहते हैं इनकी बढ़िया बढ़िया बातें। तो मैं इनकी विधानसभा में पहुंचा हूं और इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करता हूं पूरे इलाके का माहौल क्या है। शुक्रिया राजभर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ से तो आप हार रहे हैं, इसलिए प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। 10 मार्च को जब टीवी पर आएगा ना, तो कहने वाले लोग स्वीकार कर लेंगे कि हम लोग गलत थे, ओम प्रकाश राजभर सही था,
जो आज के 3 साल पहले कहा था कि हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करूंगा और योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा तीखा बयान है, कुछ ज़्यादा ही तीखा बयान है ये तो। हम जो कहता हूं सच कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं और कभी मैं गलत न बोला हूं, न गलत करता हूं, न करने की किसी को सलाह देता हूं। ऊपर हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। हमारे पास पोपलैंड है हम उसी पर उनका बुलडोजर लाद लेंगे आपकी आपकी ये जो चहलबाजी है योगी आदित्यनाथ का तापमान बढ़ा देती है, तभी वो मई जून में शिमला वाली बातें करते हैं। नहीं, वो उन्होंने जो तापमान बढ़ाया, हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों से कहा कि नौजवानों, यदि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, जबकि ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि उन्होंने ये भाषा बोली, अरे नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर ने नौजवानों से कहा कि आए नौजवानों, सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ, हम भर्ती निकाल देंगे। क्या बात है। आपके दोस्त हैं संजय निषाद, बहुत पुराने दोस्त हैं, पक्के वाले दोस्त हैं। आज मंच पर बड़ी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, आपने कभी गाली नहीं दी? देखिए, ये हताशा और निराशा है। वो लोग मान चुके हैं कि पूर्वांचल में दाल गल नहीं रही है और पूर्वांचल में जो हमने कहा था, आपके सामने भी कहा था, हम तमाम भाइयों के साथ कहा था कि हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना के मानूंगा। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, आज 2 तारीख हो ही गया है, 8 दिन के बाद गिनतियों होनी है, 10 को गिनती होगी। आप देख लीजिएगा टेलीविज़न पर, जो मैंने कहा हूँ वही होगा। अखिलेश यादव भी कम उस्ताद नहीं है, उन्होंने सारे माफिया आपके कोटे में डाल दिए हैं। हमारे पास कहाँ माफिया है? वो जेल में बंद आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कौन? मुख्तार अंसारी, अरे हम कह रहे हैं लोग अपनी पार्टियां नहीं, नहीं। आपने आज घोषित कर दिया। नहीं नहीं, मुख्तार अंसारी मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्तों मेरे का साथी हैं। आपके दोस्तों का माफिया नहीं होंगे? हैं? ब्रिजेश सिंह कहाँ हैं? साधु हैं? वो भी तो जेल में है। जेल में है ना, वो साधु हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम क्यों नहीं आता है? है ये ऐसा क्यों? धनंजय सिंह का नाम क्यों नहीं आता है? धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं और 10 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। और खुशी दुबे, जो बेचारी ब्राह्मण होने के नाते उसको ये सजा है कि बेशक उसके ससुराल के लोग माफिया हो सकते हैं, गुंडा हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, उस बेटी का क्या कसूर? जिस बेटी को जेल में डाल करके योगी बाबा, खुशी दुबे कोई कसूर नहीं, एक एनसीआर भी नहीं, उसको जेल में भेज दिया और 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में घुमा रहे हैं। ये जो आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पंडित एंगल कहाँ से बीच में आ रहा है? सच कह रहा हूँ, योगी महाराज जब बने जो है ये सीएम, तो सबसे पहले उनका बुलडोजर कहाँ गया? हरशंकर तिवारी के यहाँ, फिर उसके बाद विजय मिश्रा के यहाँ। वहीं विजय मिश्रा गिरफ्तार होते हैं तो वज्रवाहन से जाते हैं और धनंजय सिंह सीओ की गाड़ी में जाते हैं। यही है जातिवाद, यही नहीं दिखता है? ब्रजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा चूँकि ब्राह्मण है, लेकिन एक भी ठाकुर को बता दीजिए पूरे प्रदेश में कहीं छापा पड़ा हो? मतलब आप अपनी बिरादरी राजनीति के नाते हम पत्रकारों के यहाँ भी आ गए। आप हम पत्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यहाँ अपराधी को चीन करके काम किया जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे कि अहिरवाद है। आज 21 डीएम ठाकुर हैं, 22 एसपी ठाकुर हैं। क्यों नहीं कहते? ये मर्द है तो बोले। ठाकुरों की समस्या क्या है आपको? हम समस्या नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। एक बार तो आप भी ब्रजेश सिंह से मिलने गए थे। हम तो सबसे मिलते हैं, जेल में भी मिलने गए। हम राजा भैया से भी मिलते हैं, ब्रजेश सिंह से भी मिलते हैं, धनंजय सिंह से भी मिलते हैं, हम मुख्तार अंसारी से मिलते हैं, अतीक अहमद से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सारे माफिया चेले आपके। आप समझ लीजिए। आप मतलब माफियाओं का कोई मास्टर। अरे मैं घटना बताऊं, मैं था विधानसभा में, उस समय मिनिस्टर था, अंदर बैठे थे मुख्तार अंसारी, गेट पर ब्रजेश सिंह खड़े थे, फोन कर रहे हैं कि भैया वो नहीं रही हैं कि हम आई, हम के आवा इधर। मैं निकल करके ले गया ब्रजेश पाठक के यहाँ, बैठा के वहाँ बातचीत किया, उनका काम तक करके छोड़ दिया। ब्रजेश पाठक के यहाँ माफिया दोनों बैठे। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब योगी सरकार का कोई मंत्री चरित्रवान बचेगा या नहीं बचेगा? आप सबकी जन्म कुंडली खोल दीजिए। केकर चरित्र ठीक है? योगी बाबा का चरित्र ठीक है का? उनके चरित्र में कैसे बात है? क्या? जिस दिन शपथ ले उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमा वापस किया। हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल वाला मंत्री कहते हैं, हम स्टूल वाले डिप्टी सीएम हैं।
इनके ऊपर पूरे प्रदेश में पिछड़ों की उत्थान किया केशव मौर्य ने। इतना उत्थान किया कि पिछड़ों को स्टूल पर बैठा दिया। और 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा लूटा गया। जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो काट लेते भजपैया सब। पिछड़ों के जितने नेता हैं, दलितों के सब लोडर हैं वहाँ, किसी की कुबत नहीं कोई बोल दे। आपने बड़े शान के साथ मंत्रिमंडल में शपथ ली थी उनके साथ। तो शपथ ली थी तो डंडा लेके खड़ो भी थे। हमने कभी शुरू किया पहले कैबिनेट में तो थोड़ा हमने देखा कि यहाँ क्या होता है, पहली बार गए भी थे, लेकिन जब वहाँ देखा कि यहाँ तो बड़ी गड़बड़ बा। अब 7 लाख बच्चे, 17-18 में 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, 700 करोड़ बजट, और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति की, उनको भी 700 करोड़। उसी दिन से योगी जी से हमारी ठन गई। हमने कहा कि नहीं, इनको बजट पूरा दो। जब 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग को आप दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 लाख बच्चों को भी 700 करोड़ क्यों दे रहे हो? छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। वहीं से द्वंद्व शुरू हुआ और अंत तक द्वंद्व होता रहा। जब देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली बस योगी बाबा, इनके 2 चेले हैं, एक नवनीत सहगल, एक अवनीश अवस्थी, यही 2 हैं और तो कुछ है ये नहीं है। तो नवनीत सहगल तो आपकी पिछली सरकार में भी बड़े चेले थे। अब रहे होंगे पिछली बार, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं दुइया चेला हैं। तो इस बार अखिलेश यादव की तरफ भी एंट्री कर रहे हैं वो। और उनके औकात कायोड बहकईहन। और अखिलेश यादव को पसंद आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कौन चीज? हम देखिए सच के साथ रहते हैं, झूठ चपाट नहीं बोलते, झूठ झपाट नहीं बोलते हैं। पसंद आ जाए रहें, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। अच्छा एक बात बता दी, ईमानदारी से आप सच बोलते हैं, अखिलेश यादव से डील क्या हुई थी? कौन सा मंत्रालय मिलेगा? कौनो मिल जाई जौन, फिर मिल गया पिछली बार की तरह। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम है। देखिए वही तो सबसे बड़ी बात है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीब, ईश्वर से बड़ी सेवा गरीब की सेवा होती है। वो दिव्यांगों से बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता। जिस बेचारे के पास, मैं मिनिस्टर बना जब, तो मैंने देखा कि जेकरे आंख बा, हाथ बा, मुंह बा, नकुला बा, कान बा, ओके 500 पेंशन मिला था। जे बेचारे के ना हाथ बा, ना आंख बा, ना नकुला बा, ना मूड़ी बा, ओके 300। पहला चापे हमके खबरदार, हवा 500 के। पूरे इलाके में ये है कि जो अनाज दिया जा रहा है वो सारे लाभार्थी बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। ये भाजपा के लोग गलत फहमी में हैं, दीवा स्वप्न सुन रहे हैं। इनका अनाज सबसे ज्यादा लिया चमार, सबसे ज्यादा लिया मियाँ, सबसे ज्यादा लिया भार, वही में कुछ हीरो लिए। ये कौन वोट देत हुए है, एक कौन दई है गिनती से। पंडित जी बाबू साहब के मिलने नहीं है तो का करिए। अच्छा बताइए, ये ईमानदारी बताइए, अपनी चुनाव विधानसभा में कोई डर है? शादा फातिमा का डर है या बीजेपी का डर है? क्यों नहीं आ रहा है? मैं मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा हूं। यहाँ तो जनता चुनाव लड़ रही है, हम थोड़ा लड़ रहे हैं। जहूराबाद की जनता चुनाव लड़ रही है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो हम लोगों ने वोट दे के जिताया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया में जहूराबाद और गाजीपुर का नाम रोशन किया। पहला हमारा विधायक है जिन्होंने 1 पैसा कमीशन नहीं लिया किसी विद्यालय में देके। पहला विधायक है, 6 करोड़ 82 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज है। और छोटे छोटे काम गरीबों का किया हूँ। बड़ी लंबी सड़क नहीं बनवाया, छोटी छोटी सड़क 200, 300, 400, 500 मीटर, 1 किलोमीटर ये बनवाया। और मैं खुद नहीं जानता, मुझे खुद नहीं पता है, हमारे नेता जो यहाँ हैं वही काम करते कराते हैं, हम खाली भाषण मारते हैं। गाजीपुर का तो विकास मनोज सिन्हा ने कराया, आपने कहा कराया? देखिए अब ये बात तो आप गलत बोल रहे हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा, मैं तो नहीं, लोग कहते हैं, उनके लोग कहते हैं विकास कांग्रेस ने किया है। सच बात है कि कांग्रेस ने किया, उसके बाद जो सरकारें बनी थोड़ा वो भी किया। उसके बाद यहाँ 19 साल तक बसपा और सपा का उत्तर प्रदेश में खेल था। और बसपा ने अंबेडकर ग्राम विकास योजना चलाई, तो सबका विकास उसमें निहित नहीं था। और अखिलेश जी ने लोहिया ग्राम विकास योजना चलाई, उसमें सबका समायोजित था। उसमें जाति चिन्ह करके नहीं था, लेकिन बसपा में जाति चिन्ह के था। अखिलेश जी सिर्फ इतना है कि इनके लोग प्रचार नहीं कर पाए कि हमने ये काम किया। तो जब कांग्रेस ने इतना काम किया तो कांग्रेस को साथ क्यों नहीं लिया? छोड़ा है बेचारी को, बहन अकेले अकेले घूम रही है। अब देखिए कांग्रेस का अभी यहाँ कम से कम 15 साल के बाद कांग्रेस सोचे कि हम सत्ता पाएंगे। जब तक अखिलेश जी, मायावती जी, अब ओम प्रकाश जब तक रहेंगे तब तक तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आना नहीं है। फाइनल मेहनत तो बहुत कर रही है।
नहीं, मेहनत में कोई कसर नहीं। मैं प्रियंका जी की मेहनत की दाज देता हूँ कि जिस खानदान से आती हैं, आपके नेता अखिलेश यादव तो ज्यादा मेहनत करती है नहीं अखिलेश से कम। हैं? हाँ, इतना तो मैं मानता हूँ कम है। देखिए, इनको सत्ता मुख्यमंत्री बनना है तो ये अपना चाप रहे हैं, एकदम सब चिंगुर जाता। हेलीकॉप्टर मिला आपको? हाँ हाँ, मिल गया। अरे तो हम चलत भाई कम से कम 10 दिन से हम तक कल घोसी में थे, तो लेट हो रहा था तो हम कहे भैया दवाई भैया का। आपके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ? केशव मौर्य खत्म हो गया था अभी कुछ दिन पहले। अरे हमरे में लेके डब्बा खड़ा रहा था, जनता की कम हो तो भर दे ही मार दे। अच्छा, एक बताइए, एक बड़ी गंभीर बात पता चली कि आप जिन माफियाओं का नाम लेते हैं, ब्रजेश सिंह, उनसे मिलने उत्तर प्रदेश से बाहर कभी गए थे? किसी बड़ी बीजेपी के नेता? हाँ गए थे ना? राजनाथ जी लीवा गए थे 2014। सही सूचना थी मेरी। 100% सही कह रहा हूँ भाई, झूठ हम बोलबे नहीं करते। आप राजनाथ सिंह ब्रजेश सिंह से मिलने जेल में गए? जेल गए थे। कौन सी जेल में गए थे? वो साबरमती जेल अहमदाबाद में। राजनाथ सिंह भी आपके साथ थे? बिल्कुल थे। तो डील क्या करने गए थे आप? डील दूर सीट का है, भाजपा से समझौता का 2 सीट का बात रहा लोकसभा में, तो ब्रजेश सिंह कहना हम ही के दूठे चाहिए, बनारस और चंदौली दोनों वो मांगत रहे। तो राजनाथ जी कहने कि देखो बनारस मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, वो सीट मत मांगो। वो कहना नहीं हम यही लड़ेंगे। बहुत जिद किए कि नहीं बनारस और चंदौली चाहिए, 3 ठो दीजिए, एक इनको दे दीजिए, 2 हमको, हम इन्हीं के सिंबल से लड़ जाएंगे। तो हम जुगाड़ बनने ली कि 3 ठे लह जाई तो पटिया मनता प्राप्त दल हो जाएगी। तो राजनाथ सिंह आपको क्यों ले गए थे ब्रजेश सिंह के बाद? अब ब्रजेश सिंह को भाजपा टिकट दे नहीं सकती थी उस समय, तो इस नाते वो जुगाड़ बनाए कि ओम प्रकाश के रास्ते अपना काम हो जाए। अच्छा बताइए, या पूर्वांचल में कई बार गैंगवार हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं। 2 बड़े माफिया हैं, एक मुख्तार अंसारी, एक धनंजय सिंह, जो ब्रजेश सिंह के गुट में हैं। तो आपके दोनों चेहरे, तो दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करा देते? ऐसा बाने आपसे बताएं सच, दोनों दोस्त हैं दोनों। वो सब धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी दोस्त हैं? सब दोस्त हैं। भीतना जितना काम है ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, सब भीतना जितना काम होता देश में ना, सब मिल के करते हैं। जनता का जानी, हम जाना चाहिए ना। वही जैसे आप और बीजेपी मिलके करते हैं और बसपा अखिलेश मिलके कहते हैं, सब नेता बड़े बड़े एक होते हैं, ऐसी माफिया भी सब बड़े सब माफिया एक। जनता मूर्ख होती है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है। ये दोनों पारी तो समझा दे ले हैं। जीत पक्की है ना? 100%। देखिए नहीं, आपको बता दूं, गाजीपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में। अरे बलिया में स्वाति जी के पति आए लड़ने के लिए, आप क्या बताएं? अरे तो पति हैं तो वहाँ तो बाहरी भीतरी का खेल। दोस्त हैं आप उनके? नहीं, हमारे दोस्त चाय हैं। पीने गए थे आप स्वतंत्र देव के? हाँ, उनके साथ हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छा संबंध है। अभी फोन आया था 1 घंटा पहले, अभी बतियाइबो नहीं किया है। अच्छा, अभी भी हाँ। संबंध बने हुए हैं? हाँ, आप संबंध सब पार्टियों अपने तार से सेट रखते हैं, है ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के जैसे बल्लभ जल रहा है, यही बल्लभ मुसलमान के यहाँ भी जल रहा है, हिंदू के यहाँ भी जल रहा है, सिख ईसाई जैन आप के यहाँ बल्लभ है, मतलब आप बल्लभ हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ सीटें गड़बड़ कम पै गई तो बीजेपी राजभर की पार्टी तोड़ लेगी। उसके औकात नहीं है, बीजेपी के पास वो औकात नहीं है जो राजभर के तोड़ दे। हम उनको तोड़ देंगे, दिखाया ना। कहा था 2 महीना पहले, चुनाव आचार संहिता के पहले, 1.5 दर्जन मंत्री चापूगा बटूर के आएंगे, देखिएगा। जब चापे ये स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा चौहान, 1.5 दर्जन विधायक जब इधर आए, तब से भाजपा पगलाई गए। अब घेराबंदी, एकदम नाकेबंदी हो गई, तो हम ही चुप हो गए। हमले हो रहे हैं इन पे सब, आप सब सुरक्षा का ध्यान रखते हैं? अरे के ये हमला तो होत रही, ये खरोच फरोच न लगे तो कैसन नेता। ये थे ओपी राजभर जी। आप बात करेंगे इनकी साफ गोई की बात, चर्चा आप समझ सकते हैं कितना बेलौस नेता है। लेकिन बड़ी बात यह कि राजनाथ सिंह इनको लेकर गए थे, ब्रजेश सिंह जो माफिया हैं, जो 10-12 साल फरार रहे थे, सीबीआई पुलिस सब ढूंढ रही थी, वो जेल में जब हाजिर हुए, जेल में मिलने ओपी राजभर राजनाथ सिंह के संग गए जेल में। ये बता रहे हैं राजभर जी, और कह रहे हैं कि माफिया धनंजय सिंह हो या मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह हो, सब एक हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके मिल बांट के करते हैं। जैसे मैं सोचता था नेता सब एक होते हैं, ऐसे ही आज पता चला माफिया भी सब एक होते हैं। तो जनता, आप लोग जो देख रहे हैं, आप मूर्ख मत बनिए, आप मत लड़िए, वोट दीजिए, जिसको पसंद आए उसको दीजिए। नेताओं माफियाओं के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यूपी की राजनीति की हर खबर आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू। तो ये तो ओपी राजभर, आपने सुना वो पूरा इंटरव्यू। तो अमित शाह की रणनीति क्या है ये तो समझना आसान नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ शायद सहज नहीं होंगे कि वो इस बात को स्वीकार कर सके कि मुख्तार अंसारी का बेटा और वो एक ही पार्टी के सहयोगी दल है। भाजपा का सहयोगी दल मुख्तार अंसारी का बेटा है।
तो जाहिर है अब राजनीति कब कहाँ ले जाए, एक एक सीट के लिए कब किसको दांव पे लगा दे, कहना मुश्किल है। देखते रहिए 4 PM, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।